नमस्कार, दी वन इंडिया शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज दूसरी स्क्रीन पर आप मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मृणालिनी देशमुख जी को देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। स्वागत है मैम, सबसे पहले तो आपका भी। और देखिए, लगातार हम अतुल सुभाष के केस को फॉलो कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि देखिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही ये बात सीमित ना रह जाए, बल्कि एक बेहतर स्थिति की तरफ कम से कम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। लेटेस्ट अपडेट जो इस केस पर है, आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, यानी सिंघानिया परिवार के तीनों मेंबर्स, जिसमें पत्नी निकिता, उनकी मां निशा, साथ ही भाई अरेस्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जो चाचा हैं उन्हें ट्रांजिट बेल इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है। एक और अपडेट इस मामले में ये है कि कैसे निकिता सिंघानिया तक पुलिस पहुंची, क्योंकि देखिए बड़ा स्मार्टली ये लोग प्ले कर रहे थे कि इधर उधर छुप रहे हैं, अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल के थ्रू जो फैमिली के क्लोज लोग हैं उनके साथ बात हो रही थी, लेकिन एक फोन कॉल जो व्हाट्सएप कॉल नहीं था, नॉर्मल कॉल था, उसके जरिए पुलिस ने ट्रेस किया। और पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि कैसे इनको लेकर आना है, क्योंकि अभी पब्लिक में जो सेंटिमेंट इस वक्त है, तो निकिता को नॉर्मल केस में आप अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं उसके साथ में, और वहां पर जो लोग देख रहे हैं उनका क्या रिएक्शन हो सकता है, या पब्लिकली किसी तरह की नारेबाजी होगी, कुछ भी हो सकता है। ये जिसमें एक दो चीजें कोट कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता था। तो पुलिस के लिए भी ये एक चैलेंज था कि कैसे तरीके से इस पूरे काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन आज एक बिंदु ऐसा है जिस पर कोई बात नहीं हो रही है, या जिस तरफ अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं किया है, वो बात है अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के बेटे को लेकर। और देखिए, यहां पर बात सिर्फ इनके बच्चे को लेकर इसलिए नहीं है कि एक इंडिविजुअल परिवार का बच्चा है, बल्कि इसलिए है कि ऐसे जितने भी केसेस होते हैं जहां पर माता पिता के बीच में एक टकराव की स्थिति है, लीगल पॉइंट तक वो चीज पहुंच चुकी है, और ऐसे में बच्चे का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, कौन उसको देखेगा। और यहाँ तो सिचुएशन ये है कि पिता नहीं रहे, और जिन परिस्थितियों में पिता इस दुनिया से चले गए हैं, उन परिस्थितियों में जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उसके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, और समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे केसेस को डील करने की। तो सीधे इसी पॉइंट के साथ मृणालिनी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अतुल सुभाष का बेटा कहाँ है आज, किस हाल में है, कौन उसे देखेगा, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। मीनाक्षी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मेरी जो विचार है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एज अ लॉयर, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। एक मुद्दा तो बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोग, और आई थिंक सारे चैनल फॉर द लास्ट 1 वीक यही पे कर रहे हैं कि वुमेन कैसा अब्यूज कर रहे हैं। जो लॉज उनके लिए बनाए गए हैं, जो कानून उनके लिए बनाए गए हैं, ये सारे जो कानून है वो वुमेन, नॉट ऑल वुमेन बट सब सेक्शन ऑफ द वुमेन अब्यूज कर रहे हैं। और वो इसके लिए कर रहे हैं कि शायद उनको ज्यादा पैसा चाहिए, या उनका रिवेंज है, या वट एवर मे बी द रीजन। पर इस सब में तो वो बात करने में कोई पॉइंट नहीं है। बट ये खास ये मुद्दा है कि जब, जो ऑफकोर्स वो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, मुझे पर्सनल नॉलेज है नहीं, पर मुद्दा ये है कि जब वो लड़की प्रेग्नेंट थी तभी वो उसके पेरेंट्स के पास चली गई थी, शायद डिलीवरी के लिए। और वो उसका आना वापस, वो वापस आना चाहती थी, और बीच में उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। पर आपको ये पता है कि ये सारे, इसमें कोई ये नहीं डिस्कस कर रहा कि फादर को बच्चे को मिलने क्यों नहीं देते थे। जब कानून कहता है कि बच्चे का मेंटेनेंस फादर को भरना चाहिए, और उनकी देखभाल के लिए सेपरेटेड, जो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं चिल्ड्रन, उसके बारे में, तो वो भी बच्चे का हक होता है कि वो उसके फादर के पास रहना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए, फादर की फैमिली के साथ रहना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और ये मुद्दा क्यों नहीं डिस्कस हो रहा है? आजकल के जमाने में कोर्ट्स में सब जगह, और अभी इंडिया में भी जॉइंट कस्टडी और जॉइंट पेरेंटिंग की बात चल रही है। बच्चा ना किसी एक पेरेंट का है, वो जॉइंटली दोनों पेरेंट्स का है, और उसकी देखभाल, उसके डिसीजंस, उसकी एजुकेशन, उसका हेल्थ, उसके फ्यूचर की प्लानिंग, ये सब दोनों को मिलके करनी है। आपस में कुछ भी अनबन हो हस्बैंड वाइफ में, पर वो अनबन अलग रख के बच्चों के लिए उनको जॉइंटली सोचना है। और जब हम ये सब बोलते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को फादर के साथ और फादर के फैमिली के साथ भी वक्त बिताना चाहिए। वो क्यों स्ट्रेंजर बने एक बच्चे के लाइफ में?
जो मेरे हिसाब से इस केस में एक बहुत जरूरी बात थी, जो शायद हाईलाइट इतनी नहीं हुई है इन सब डिस्कशंस में, जितना कि अब्यूज ऑफ लॉ और जेंडर बायस लॉज जो है, जी। वो एक पॉइंट बहुत जरूरी है। हमने देखा है और काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस में हमने जो अटेंड किए हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है पेरेंटल एलियनेशन, मतलब किसी बच्चे को एक पेरेंट से अलग रखना, ये वो बच्चे पे बहुत साइकोलॉजिकली एडवर्स इम्पैक्ट होता है। ऐसे बच्चों पे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। एज दे से इन इंग्लिश, दे कैरी द बैगेज ऑफ देयर चाइल्डहुड। और हमको ऐसे बच्चे को बड़ा नहीं करना है जो शादी के बारे में नेगेटिव रिव्यूज हो और जो मेस्ड अप हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों पेरेंट्स को वेरी विद अ वेरी क्या कहना चाहिए, लेवल हेडेड तरफ से उन दोनों को ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे को ये हमारे झगड़े से अलग रखेंगे। बच्चा फादर का भी है, मदर का भी है। जितनी जिम्मेदारी फादर की है बच्चों की देखभाल के लिए पैसे देना, उतनी ही बच्चे की और फादर की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताए और फैमिली के साथ वक्त बिताए। ये दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि हमने देखा है कि जब लॉज अब्यूज होते हैं या किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तब ये उसको कैसे रोका जाए और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके ये लॉज का जो जो जेन्युइन केसेस के लिए है। मीनाक्षी, एक बात आप देख लीजिए कि यहाँ पे इंडिया में काफी सारे जेन्युइन केसेस है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ पे औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके पैसे छीने जाते हैं, उनसे दहेज मांगा जाता है। इन सच औरतों के लिए ये कानून जो है वो उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। पर जो ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इसी कानून का दुरुपयोग करते हैं और अब्यूज करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पैसा चाहिए या रिवेंज चाहिए, तो इसी केसेस में हम कैसे कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करें ताकि वो इसका अब्यूज ना करे। दिस इज पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, क्रुएल्टी अगेंस्ट वाइफ इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द वाइफ। वो जेंडर न्यूट्रल क्यों ना हो, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। और ये जेंडर न्यूट्रल होगा तो ही एक डिटरेंट रहेगा कि अगर गलत केस हम फाइल करते हैं तो वो भी हमारे अगेंस्ट करे। हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं कि औरत लोग हस्बैंड को मारते हैं, उनके इन लॉज को मारते हैं, पर कोर्ट में या कानून में कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इसीलिए जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस लॉ होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। आपने जो पॉइंट्स रखे एक्चुअली ये सभी बातें ऐसी हैं जो अभी जितनी चर्चाएं चल रही हैं, अगर निष्कर्ष पर पहुंचना है तो कुछ नए सुधार आने चाहिए। और देखिए कोइंसिडेंटली आज का दिन जो है वो निर्भया केस के भी 12 साल पूरे हो गए हैं। और आज के दिन में मुझे याद है जिस समय निर्भया केस की रिपोर्टिंग के लिए हम लोग इंडिया गेट गए थे, क्योंकि देश के बहुत सारे लोग वहां प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे और मैं खुद 3 दिन तक लगातार वहां ग्राउंड पर कवर करती रही। इवन जब पुलिस की तरफ से पानी की बौछार हुई तो हमने भी आम लोगों के साथ में भीड़ में, बीइंग अ गर्ल बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारी आवाज भी उस प्रदर्शन की आवाज का हिस्सा थी, क्योंकि आप रेजोनेट कर रहे थे उस साउंड के साथ में, उस डिमांड के साथ में। लेकिन 12 साल बाद किसने सोचा था कि परिस्थिति ऐसी भी होगी जहां पर एक केस पूरे देश को हिलाकर रख देगा। और इन सब चीजों के बीच में एक जो चुनौती मुझे दिखाई दे रही है, मृणालिनी जी मैम आप इसको जरूर इस पर टिप्पणी करिएगा। क्या आपको लगता है कि अतुल सुभाष के केस में जो जेन्युइनली होना चाहिए वो तो हो ही, लेकिन इसने एक हद तक, या ये कहूँ मैं कि निकिता सिंघानिया ने जो हरकत की है या जिस तरह का पूरा का पूरा उनका बिहेवियर रहा, उसने जरूरतमंद महिलाओं की जो लड़ाई है उसको कमजोर कर दिया है। परसेप्शन के लिहाज से तो कम से कम किया ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो लॉज बनाए गए हैं टू गिव पावर टू द वुमेन, टू गिव प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ये सब जो है वो जेन्युइन कंसर्न्स है।
काफी सारी महिलाएं हैं और नॉट ओनली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, इवन इन टीयर 1 कि जहाँ पे उन पे अत्याचार होता है, डाउरी डिमांड्स होते हैं, उन पे वायलेंस होता है, ये सब होता है। इन केसेस के लिए ये कानून बहुत जरूरी है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये कानून को आप हटा दो, हटाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि फिर आप उस महिलाओं को क्या क्या राहत दोगे जो एक्चुअली ऐसे केसेस में जेन्युइन केसेस है। ये कानून होना चाहिए, रहना चाहिए, पर ये कानून का जब दुरुपयोग होता है वो जो है उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और वो मैकेनिज्म तभी होगा जब मैंने जैसे पहले आपको बताया, जबकि लेजिस्लेशन, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज, judiciary, or the section of the lawyers association which are there, they all work together to find a solution. मैं आपको ये बताऊं, मैं लॉयर हूँ, बट द बक स्टॉप्स विथ मी। मैं क्या एडवाइस देती हूँ एक महिला के लिए कि जेन्युइनली इन रूल्स को फॉलो करो और इसका एडवांटेज ले लो कि अब्यूज करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है एज अ लॉयर। तो ये जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, और सिर्फ कोई क्लाइंट बोल रहा है या 4 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ऐसा करना, ये हम समाज के तरफ, और वी आर बीइंग वेरी वेरी अनफेवरेबल टू द सोसाइटी, और हम ये जुल्म कर रहे हैं सोसाइटी पे अगर हम ऐसा एडवाइस करेंगे। इसीलिए कोहेसिव एक्शन होना चाहिए चारों फैक्टर्स का। जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और सवाल जो एक्शंस में कमी के रूप में दिखाई दे रहा है कि जो जज रीता कौशिक हैं वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुई हैं, लोगों के मन में ये भी एक सवाल है। और ये इसलिए भी कि जो भी एक आउटरेज है, गुस्सा है, नाराजगी है सिंघानिया परिवार के खिलाफ, उसे लेकर तो लोग बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जब लीगल एक्शन की बात आती है, कानूनी रूप से एक्शन की बात आती है, तो जज फिर उस दायरे से कब तक बाहर रहेंगे? नहीं, देखिए, जज जो है उनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस किए हैं, तो वो एलिगेशंस का इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा, क्योंकि हमने काफी सारे ऐसे केसेस लिए देखे हैं जहां पे वो कहते हैं कि जज ने पैसे मांगे और यू नो दैट वी वर फोर्स्ड टू गिव मनी। सच भी होगा, ना भी होगा, पर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जज इज अ डिफरेंट पार्ट। ये जो इशू है, ये चल रहा है कि लॉज कैसे अब्यूज हो रहे हैं, और इसके वजह से एक यंग 34 ईयर ओल्ड बॉय सुइसाइड कमिट करता है जब उसकी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है अभी। और ये इसका कारण और जिम्मेदार कौन है? उसकी वाइफ और उसके पेरेंट्स। हमने इतना देखा है मीनाक्षी, आपको एक दूसरा थोड़ा सा ये विषय से हट के बात कर रही हूँ कि आजकल वाइफ्स के जो मदर्स होते हैं वो इतना इंटरफियर करते हैं उनके रिलेशनशिप में, जो बेटी और दामाद के रिलेशनशिप में, उससे भी काफी सारे झगड़े होते और काफी सारे। तो ये जो एक हुआ है कि निकिता की माँ को और उनके भाई को जो अरेस्ट किया है, क्योंकि वो सब लोग उसको टॉर्चर कर रहे थे, ये एक आई ओपनर हो गया है। और अभी अभी कानून को पता चलेगा कि सब सपोर्ट करने वाले जेन्युइन नहीं होते हैं और लॉज का अब्यूज होता है, और ये रोकना चाहिए। और इतना ही नहीं, पर कानून को ये भी देखना चाहिए कि जो औरत, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं इतने सारे केसेस कर रही हूँ कि जहाँ पे वाइफ्स हस्बैंड्स के अगेंस्ट 498 ए क्रूअल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करते हैं। फाइल करना बहुत इजी है, किसी के कंधे पे बंदूक रखो और फाइल करो। जब वो विटनेस बॉक्स में आती है और हम जैसे वकील अगर वाइफ को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तभी पता चलता है कि वाइफ कुछ नहीं प्रूफ कर सकती। बोलना बहुत है कि आपने मेरे से 10 तोला या 100 तोला या 1000 तोला सोना मांगा, पर जब हम आपको एविडेंसेस मांगते हैं और जब होता है, तो काफी सारे एक्विटल्स क्यों होते हैं? acquittals होते हैं not only of lack of evidence, but because the woman is not able to prove her case. एक्विटल के बाद क्या होता है? हस्बैंड को बोल देते हैं कि तुम एक्विटल हो गया, फादर इन लॉ को बोल दे कि आप भी छूट गए, अभी कोई आपके अगेंस्ट केस नहीं। पर वो औरत के अगेंस्ट क्यों नहीं केस करते जिसने झूठा मुकदमा किया था? वो उन्होंने हस्बैंड और इन लॉज के 4-5 साल इतने बुरी तरह से उन्होंने बिताए हैं, उनको डिसरेप्यूट हुआ है, उनके पैसे गए। नहीं, पर उसका कुछ तो होना चाहिए ना लड़की के ऊपर। the onus is on the wife that if she is not able to prove, उसको क्या मिल रही है सजा? कुछ नहीं, ओके सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रूव माय केस, ऐसा नहीं हो सकता।
कुछ तो डिटरेंट होना चाहिए या कुछ तो पेनल्टी होनी चाहिए, तो ही आप ये 498 के गलत केसेस टू अ लार्ज एक्सटेंट कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट मैं इस विषय पर भी हाईलाइट करना चाहती हूँ, हालांकि ये मोर ऑफ अ सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, फैमिली से जुड़ा हुआ है। क्या इंडियन सोसाइटीज में अगर हम इनको वर्ल्ड से जुड़े हुए इश्यूज के साथ में, जहाँ पे जो बाकी दुनिया के देश हैं, वहां पर इस तरह के जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, जो इस तरह की परेशानियां हैं, वो कैसे रिजॉल्व होती हैं या वहां का क्या लेवल है? हम ये देखते हैं कि इंडियन फैमिलीज में या इंडियन हाउस होल्ड में जो ये दखल अंदाजी वाला जो ये हिसाब किताब है, चाहे वो इस तरफ का हो चाहे वो उस तरफ का हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स की खूबसूरती को बिगाड़ता है। और उसका एंड रिजल्ट ये है कि एक पॉइंट पर आके सभी तरह के समझौते कर पाने की गुंजाइश, किसी भी तरह के समझौते इनफैक्ट कर पाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो क्या आज की तारीख में समाज को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि दो लोगों के रिलेशनशिप को, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कपल का रिलेशनशिप है, उसको उसके इंडिविजुअल और स्वतंत्र नेचर के साथ आप डेवलप होने दें? एब्सोल्युटली, क्योंकि इन क्या लॉज आपको का लगता है कि इंटरफियर इंडियन फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा है नहीं, एक कपल के दो ऊपर, चीजें दंपति के हैं। ऊपर? यस, दो चीजें हैं। एक तो बात ये बिल्कुल सही है कि इंटरफियरेंस होता है, कभी लड़की के माँ बाप से होता है या पिता हस्बैंड के माँ बाप से इंटरफियरेंस जरूर होता है। अभी जब तक वहां पे एक केयर हो, एक डायरेक्शन हो, एक गाइडेंस हो, तब तक बात ठीक है। पर अगर आप ये भी सोचोगे कि बहू ने क्या पहनना चाहिए, बहू ने क्या खाना चाहिए, या जमाई ने क्या करना चाहिए, तो आप उनके बीच में तनाव ज्यादा बढ़ाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि लड़का लड़की को उनकी गलतियां करने दो और गलतियों से सुधरने दो। उससे बहुत अच्छा हो सकता है। दे विल लर्न व्हाट दे हैव टू डू। एंड लास्टली एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई फील कि ये सब चीजों में एक मेच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आपके पेरेंट्स से आपका संबंध तोड़ो या कुछ रिलेशनशिप मत रखो या पेरेंट्स के साथ मत रहो। इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि कई केसेस में, ऐसा नहीं कह रही हूँ सारी केसेस में, जॉइंट फैमिली में बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश होती है, उनको बहुत अच्छे वैल्यू सिस्टम्स होते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो मैं टू अ लार्ज एक्सटेंट जॉइंट फैमिली के फेवर में हूँ जहां तक ग्रैंड पेरेंट्स हो। पर अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबली ना बिहेव करे और इंटरफियर करे और हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा करे, तो इससे क्या फायदा है? वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ ग्रैंड पेरेंट। तो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि साथ में होना चाहिए, इंटरफियर करना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए, ये नहीं। ये बहुत इंडिविजुअल केसेस है एंड दैट विल हैव टू बी सीन फ्रॉम दैट। बट यस, द सोसाइटी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। क्योंकि आप अगर वन साइडेड कानून बनाओगे तो इसका अब्यूज होगा ही होगा। आप अगर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखेंगे तो इसका इफेक्ट होगा ही होगा। ये बात बहुत जरूरी है, इसीलिए बैलेंस रखना जरूरी है। जी, आई एम श्योर मैम, आज जितने पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं ये सभी ऐसे बिंदु हैं जिस पर काम जरूर होना चाहिए और सोसाइटी को भी अपने भीतर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि लीगल केसेस किसी एक स्पेसिफिक केस का निपटारा कर सकते हैं, समाज के लिए एक गाइडलाइन बना सकते हैं या एक मिसाल पेश कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंट करना और उसको समझना, उसको लागू करना फिर आम लोगों का भी काम है, आम समाज का भी काम है। बट थैंक यू सो मच मैम, आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये वैल्यूएबल डिस्कशन, फीडबैक, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू।